प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं के हिंदी व्याख्यान में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, हम आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित अध्याय स्पीति में बारिश पढ़ रहे थे। उसी कड़ी में आज उसे हम आगे पढ़ेंगे। हमने देखा कि जो स्पीति है, स्पीति में बारिश एक यात्रा वृत्तांत है और इस यात्रा वृत्तांत के अंदर जो लेखक हैं उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन किया है कि किस प्रकार से लोगों का वहाँ जनजीवन कैसा है, कैसी भौगोलिक अवस्थाएं हैं, कितना मुश्किल है, किस प्रकार से वो वर्ष के एक लंबे समय तक शेष भारत से कटे रहते हैं, किस प्रकार से वहाँ बर्फबारी होती है और वहाँ जीवन कितना कठिन है। वहाँ का भौगोलिक दृश्य बताया गया है कि वहाँ स्पीति नदी है, स्पीति नदी के पास एक पिन की घाटी है, जनसंख्या का जो घनत्व है बहुत कम है, लेकिन फिर भी लोग अपनी मातृभूमि से जुड़े रहने के कारण वहाँ पर रहते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम आगे पढ़ेंगे। क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, अपनी जन्मभूमि के ममत्व के कारण रहते हैं, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और जा नहीं सकते, कहाँ जाए, या फिर और बातों के साथ साथ ये सब कारण है, मैं नहीं जानता। मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहाँ रह रहे हैं लोग, इसलिए रह रहे हैं, कोई तर्क नहीं है। तर्क से हम किसी चीज़ को भले सिद्ध कर सकें, स्पीति में रहने को सिद्ध नहीं कर सकते। लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों? ज़्यादा करके संसार और निर्वाण अतर्क हैं, तर्क के परे हैं। यहाँ पर बताया गया है कि विद्यार्थियों की क्यों रहते हैं लोग वहाँ पर, क्या कारण है। वहाँ पर रहने के लोगों का कारण तर्क, इंग्लिश में जिसको हम लॉजिक कहते हैं, उस तर्क को ढूंढा नहीं जा सकता। और तर्क से बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं इस दुनिया में कि जिनको तर्क से सिद्ध नहीं किया जा सकता। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ से निर्वाण बताया गया है, निर्वाण अर्थात मृत्यु को तर्क से सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, उसमें से एक यह भी है कि स्पीति में रह रहे लोगों के लिए कोई तर्क नहीं है कि वो बहुत जनसंख्या कम है, बहुत 4 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, लेकिन फिर भी वो रहते क्यों हैं, इसके पीछे जो तर्क है उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। स्पीति नदी के साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है। स्पीति के पहाड़ लाहौल से ज़्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। शिव का अट्टहास नहीं है, हिम का आर्तनाद है, ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है। यहाँ पर पहाड़ों के बारे में बताया गया है कि जो लेखक हैं वो कहते हैं कि स्पीति नदी के साथ साथ स्पीति के पहाड़ों से भी मेरा जो है परिचय है। और वो जो पहाड़ हैं लाहौल के, वो बहुत ज़्यादा ऊंचे भी हैं और नंगे भी। नंगे का अर्थात यहाँ पर है कि उसके ऊपर वनस्पति नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम रहता है, इसलिए वहाँ वनस्पति उग नहीं पाती है, इसलिए उनको नंगे पहाड़ कहा गया है यहाँ पर। और बताया गया है कि जो स्पीति के नर नारी हैं उनकी जो आवाज़ें हैं वो उन पहाड़ों के अंदर हैं, जो मैं सुन पाता हूँ। वहाँ ठिठुरन है, गलन है। ठिठुरन और गलन का मतलब यहाँ पर बताया गया है, ठिठुरन व्यथा है, व्याकुलता है। ठिठुरन और गलन का मतलब है कि बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर ठिठुरन और गलन जो है वो हमेशा बनी रहती है। पीछे बताया भी गया था कि एक लंबे समय तक वर्ष के एक बहुत बड़े हिस्से के अंदर वो कटे रहते हैं शेष भारत से। यह व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों में नहीं कही जा सकती। फिर भी जो सुंदरता को इंच में मापने के अभ्यासी हैं वे भला पहाड़ को कैसे बक सकते हैं। ये वह जान लें कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है, जिसे वे हिमालय जानते हैं। स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम, छोले भटूरे का कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, वह सब हिमालय नहीं है, हिमालय का तलवा है। हम बात करें कि जो पर्यटक लोग जाते हैं, घुमंतु लोग जो है, घूमने के शौकीन लोग जो पर्यटन के लिए जाते हैं, वो जाते हैं कुल्लू मनाली, नैनीताल, श्रीनगर। तो यहाँ लेखक ने बताया है कि ये जो एक क्षेत्र है वो हिमालय नहीं है, वहाँ से हिमालय की शुरुआत, हिमालय का तलुआ है। तलुआ का है ना, तलुए का मतलब तलहटी, तलहटी का मतलब बिल्कुल नीचे का हिस्सा, कि जहाँ श्रीनगर, मनाली, कुल्लू, जहाँ जाकर लोग जो है अपने पर्यटन का आनंद लेते हैं, उसे अगर वो हिमालय मानते हैं तो वो हिमालय नहीं है, वो हिमालय का शुरुआती क्षेत्र है। शिवालिक या पीर पंचाल या ऐसा ही कुछ नाम है, यह तलहटी है। रोहतांग जोत के मध्य पार हिमालय है। रोहतांग, विद्यार्थियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मनाली, हिमाचल प्रदेश का जो मनाली एक बहुत बड़ा पर्यटन क्षेत्र है, उससे और आगे जा कर के लगभग 1 दिन का रास्ता रहता है।
अगर हम गाड़ी से जाएं तो, और बड़ा ही दुर्गम एक क्षेत्र है वो। उस क्षेत्र को रोहतांग जोत कहा जाता है। वो भी एक पर्यटन का बहुत बड़ा हिस्सा है और हमारे देश से लाखों लोग हर साल वहाँ पर्यटन करते हैं, वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। तो वो जो रोहतांग जोत बताई गई है लेखक के द्वारा, वहाँ मध्य हिमालय है, अर्थात वहाँ से हिमालय को हम ये मान सकते हैं कि वो हिमालय का मध्य एक क्षेत्र है और वहाँ से हिमालय की शुरुआत होती है। अर्थात जहाँ लोग पहाड़ों में घूमने के लिए जाते हैं, जो क्षेत्र श्रीनगर की बात करें, ठीक है, अगर हम कुल्लू मनाली की बात करें तो वो हिमालय की तलहटी है, यानी वो तलुआ है हिमालय का, वो हिमालय का सबसे नीचा हिस्सा है। उससे आगे आगे रोहतांग पार अगर जाओगे आप तो और भी ज़्यादा ऊंचा हिमालय है। इसमें लाहौल स्पीति की घाटियां हैं और इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है। श्री कनिंघम के अनुसार लाहौल की समुद्र की सतह से ऊंचाई 10,535 फीट है और स्पीति की 12,986 फीट है, यानी लगभग 13,000 फीट तो औसत ऊंचाई है। विद्यार्थियों, रोहतांग जो जोत है वहाँ से 13,000 फीट की ऊंचाई लगभग शुरू हो जाती है। मध्य हिमालय की जो श्रेणियाँ स्पीति को घेरे हुए हैं, उनमें से जो उत्तर में है उसमें बारालाचा श्रेणियाँ का विस्तार समझे। बारालाचा श्रेणियों का मतलब है कि पर्वतों की श्रेणियाँ हैं। पर्वतों जो पहाड़ हैं उनको श्रेणियों में बांटा गया है। उस एक विशेष श्रेणी का नाम बारालाचा है। बारालाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट लगाया गया है। इस पर्वत श्रेणी में दो चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है। ये सारी जो ऊंचाई बताई गई हैं, ये वहाँ पहाड़ों की ऊंचाइयाँ जो है मापी गई हैं, उन पहाड़ों के नाम और उनकी ऊंचाइयों को यहाँ पर जो रचयिता हैं उनके द्वारा दर्शाया गया है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में एक बार फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।